हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कृतिका और आज हम दी सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए सेल, अग्रीमेंट, हायर परचेज, बिलमेंट, इन सब में क्या डिफरेंसेस है ये डिस्कस करेंगे। जिन्होंने इस टॉपिक के पहले 2 पार्ट्स के वीडियोस को नहीं देखा वो एक बार उसे भी ज़रूर देखें। उससे आपको आगे आने वाली वीडियोस में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी, समझने में आसानी होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए उसके बेसिक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही अगर वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। अब वक्त ज़ाया ना करते हुए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल के बारे में द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 का सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के तहत जब प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर द्वारा बायर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसे सेल कहते हैं। इसके अलावा यही सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ही एक और टर्म को डिफाइन करता है जो है अग्रीमेंट टू सेल। अकॉर्डिंग टू दिस, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल the transfer of property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell। यानी जब प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर द्वारा बायर को फ्यूचर डेट में ट्रांसफ़र होना तय किया गया हो या ट्रांसफ़र किसी कंडीशन किसी शर्त पे तय किया जाता है जिसके कंप्लीट हो जाने के बाद ही प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर द्वारा बायर को ट्रांसफ़र होगी तो इसे अग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। सेल में क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसमें प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर को सेलर ट्रांसफ़र कर देता था, और अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्यूचर डेट पे बायर को ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ ट्रांसफ़र होना बाकी है। ओके गाइज, इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम सेल और अग्रीमेंट टू सेल के कुछ डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस है, अंडर सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर अलॉन्ग विथ रिस्क। यानी जब सेलर बायर को प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र करता है तो वो रिस्क भी ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे समझिए, सेलर ने बायर को कोई सामान बेचा, प्रॉपर्टी इन गुड्स उसे ट्रांसफ़र कर दी। अब बायर उसे घर ले गया, रास्ते में वो सामान अगर टूट जाए या खो जाए तो ये रिस्क अब बायर के सर पे है, ना कि सेलर के सर, क्योंकि अब गुड्स बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी है तो इससे अब सेलर का कोई भी लेना देना नहीं रह गया है। लेकिन अग्रीमेंट ऑफ सेल में प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो रिस्क अभी किसके पास में है, सेलर के पास। फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने बायर को साइकिल बेचने का अग्रीमेंट किया। दोनों के बीच ये तय हुआ कि 2 दिन बाद जब बायर पूरा पेमेंट कर देगा तो वो साइकिल लेकर के जा सकता है। तब तक 2 दिन बायर की पसंद की गई साइकिल सेलर अपने पास ही रखेगा। अब अगर रात को 2 चोर आए और साइकिल लेके भाग जाएं, या साइकिल पे कुछ भारी भरकम सा चीज़ गिर जाए और वो टूट जाए, तो इस केस में गुड्स किसके पास है, सेलर के पास है। तो इसकी जिम्मेदारी भी तो सेलर की ही हुई, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी हुई, सेलर की ही हुई ना। तो अब साइकिल की रिपेयरिंग का कॉस्ट या चोरी होने का लॉस जो कुछ भी है वो सेलर बेयर करेगा, ना कि बायर। सेकंड पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच कंसिडरेशन हैज़ बिन पेड। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा हो चुका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें कुछ भी अब बाकी नहीं रह गया है। सेलर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है और बायर ने उसका पेमेंट भी दे दिया है। इसके विपरीत अग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका अंजाम देना बाकी है, जिसका कंसिडरेशन पे करना बाकी है, ठीक है। थर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पेमेंट ना मिलने पे सेलर बायर को शू कर सकता है, उस पर केस कर सकता है, क्योंकि सेलर ने तो प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर को ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन बायर ने अगर अभी तक की पेमेंट नहीं दिया तो सेलर का ये पूरा हक बनता है कि वो बायर पे उसके लिए केस कर सकता है, उसे शू कर सकता है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में सेलर बायर को तभी शू कर सकता है अगर जो स्पेसिफिक डेट
फिक्स की गई थी पेमेंट के लिए, उसके बीत जाने तक भी बायर ने पेमेंट नहीं किया है। स्पेसिफिक डेट तक सेलर कोई एक्शन नहीं ले सकता बायर के अगेंस्ट। नेक्स्ट है सेल में सब्सिक्वेंट लॉस या डिस्ट्रक्शन, यानी सेल के बाद गुड्स को कोई डैमेज हुआ तो वो बायर की जिम्मेदारी है, ना कि सेलर की। इसके अपोजिट अग्रीमेंट टू सेल में अग्रीमेंट होने के बाद जब तक गुड्स सेलर के पास है, जब तक गुड्स बायर को ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, तब तक गुड्स का सारा लॉस या डैमेज सेलर उठाएगा। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर सेलर की तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ा जाता है, तो बायर के पास दो रेमेडी है। एक तो वो सेलर पे शूट कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है, और दूसरा कि वो थर्ड पार्टी से भी गुड्स रिकवर कर सकता है जिसने उसे बाद में ख़रीदा था। वहीं अग्रीमेंट ऑफ सेल में सेलर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़े जाने पर बायर के पास बस एक ही रास्ता है कि वो बस अपना डैमेज क्लेम कर सकता है सेलर पर अगर कोई डैमेज हुआ हो तो। रीज़न कि गुड्स अभी तक सेलर की है, वो चाहे उसका जो करे, जब तक बायर पेमेंट नहीं कर देता, जब तक सेलर बायर से पेमेंट रिसीव ना कर लेता, गुड्स पे पूरा हक किसका है? सेलर का है। वो तब तक सेल में कन्वर्ट नहीं होता है। सेल से ही रिलेटेड एक और टर्म है हायर परचेज। ये बहुत हद तक सेल से मिलता जुलता है क्योंकि अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव भी सेल ही होता है। इसके डिफरेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। सो सेल और हायर परचेज का डिफरेंस का पहला पॉइंट है सेल के केस में प्रॉपर्टी इन गुड्स कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही बायर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जबकि इन केस ऑफ हायर परचेज प्रॉपर्टी इन गुड्स हायरर को तब तक पास नहीं किया जाता जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दे। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब हायरर पे कर देता है उसके बाद ही गुड्स जो है वो उसके पास में जाता है, उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। सेल में बायर को ओनर ऑफ गुड्स का पोजीशन दिया जाता है, बायर ही गुड्स का ओनर माना जाता है, जबकि हायर परचेज में जब तक हायरर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दे उसे एक बेली ही माना जाता है। बेली के बारे में हम अभी आगे जानेंगे हायर परचेज और सेल के डिफरेंस को ख़त्म करने के बाद में। थर्ड पॉइंट है सेल के केस में बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता। सेल हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता, इसको ख़त्म नहीं कर सकता और उसे सेलर को पेमेंट करना ही होगा। इसके उलट हायरर जब भी चाहे ओनर ऑफ गुड्स को गुड्स वापस कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है और इसके बाद बचे हुए इंस्टॉलमेंट भी पे करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर के इंसॉल्वेंट हो जाने पर सारा रिस्क सेलर को बेयर करना पड़ता है, जबकि हायर परचेज में अगर हायरर इंस्टॉलमेंट पे करने में सक्षम नहीं है तो सेलर अपने गुड्स वापस लेने का पूरा राइट रखता है और इस वजह से उसे लॉस या डैमेज का कोई भी रिस्क नहीं रह जाता है। फिफ्थ डिफरेंस है कि सेल में बायर टाइटल ऑफ गुड्स एक बोनाफाइड परचेजर को ट्रांसफ़र कर सकता है। बोनाफाइड मीन्स होता है रियल। बोनाफाइड परचेजर वो होता है जो गुड फेथ में एक ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज कर लेता है जो पहले से ही किसी और को बेची जा चुकी है। तो जैसा कि बोनाफाइड परचेजर ने बाय मिस्टेक उस प्रॉपर्टी को रीपरचेज किया है और उसके लिए पूरी पेमेंट भी की है, ऐसे में पहला बायर बोनाफाइड परचेजर को टाइटल ऑफ गुड ट्रांसफ़र कर सकता है और इसके साथ ही धोखे के लिए वो सेलर को श्यू भी कर सकता है, सेलर पे केस भी कर सकता है कि तुमने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया, जो प्रॉपर्टी तुमने मुझे बेच दी थी वो तुमने किसी और को कैसे खरीदने दिया। ठीक है, लेकिन एक हायरर किसी भी तरह का कोई भी टाइटल बोनाफाइड परचेजर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। रीज़न साफ है कि जो प्रॉपर्टी हायरर की है ही नहीं, अभी जब तक वो सारे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दे वो उस प्रॉपर्टी किसी और को कैसे दे सकता है, राइट। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें टैक्स इम्पोज्ड होगा, जबकि इन केस ऑफ हायर परचेज तब तक कोई टैक्स इम्पोज्ड नहीं होगा जब तक कि वो सेल में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी जब तक हायरर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करके ओनर ऑफ गुड्स ना बन जाए, गुड्स को परचेज ना कर ले, ठीक है, तब तक कोई भी टैक्स इम्पोज्ड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को पूरे टॉपिक में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हुई हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। गाइज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं कोशिश करूँगी इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कराऊँ छोटे छोटे पार्ट्स में।
ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और आने वाली वीडियोस को देखते रहें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।